हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के बारे में, यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 1 के बारे में। तो ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, यानी कि यूनिट नंबर 2 तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को, हर एक कंसेप्ट को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे होते हैं, जहां पे मैं दो को कंपेयर करूंगा, एक तो इक्विटी को और डेट फंड्स को। यानी कि इक्विटीज अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या डेट फंड अच्छे हैं, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, मतलब दोनों के अपने प्रोज हैं, कौन से, वो सब हम कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर और साथ साथ समझेंगे डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन को। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है एक कंपनी में हिस्सेदारी। मतलब जब भी हम इक्विटी बाय करते हैं, इस बात का मतलब ये है कि हम किसी कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं, हिस्सेदारी निभा रहे हैं अपनी। क्योंकि इक्विटी लेने का मतलब पता है क्या है? आप कंपनी के मालिक बन चुके हो, यानी कि शेयर होल्डर्स को मालिक ही बोला जाता है। क्योंकि अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जिन्हें शेयर की वैल्यू बढ़े तो फायदा मिले, तो भाई हमने शेयर रखे हैं तो उसका फायदा भी मिलेगा। और कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड भी मिलता है, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलता है। तो ये दोनों बेनिफिट्स हमें कब मिलते हैं? जब हम इक्विटीज को बाय करते हैं, यानी कि इक्विटीज बाय करना, यानी कि कंपनी में अपनी ओनरशिप दिखाना। और जितने ज्यादा हमारे पास इक्विटी या फिर शेयर्स होंगे किसी कंपनी के, हम उतनी ही ज्यादा ओनरशिप शो कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर। तो ये तो हमने बात की इक्विटी के बारे में। अब इक्विटी जो है ना, वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू डेट फंड। अब बात में रिस्की क्यों होते हैं? क्योंकि इक्विटी का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इक्विटी का शेयर प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जो इक्विटी का शेयर प्राइस हो क्या आएगा? नीचे आएगा। सेम ऐसे ही अगर जो कंपनी है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो भाई प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि इक्विटी जो है वो थोड़ा सा रिस्की होती है, ये वो डिपेंड करती है कंपनी की परफॉर्मेंस पे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं किसके बारे में? डेट फंड के बारे में। तो डेट फंड यानी कि आपका पैसा उधार पे लगाया जा रहा है, तो ये थोड़े से कम रिस्की होते हैं, बट रिस्की कम है तो रिटर्न्स भी कम होंगे। क्योंकि हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, क्योंकि रिस्क और रिटर्न्स आपस में पैरेलली चलते हैं, हैंड टू हैंड चलते हैं। अगर रिस्क बढ़ेगा तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तो छोटी सी बात हुई किसके बारे में? इक्विटी के बारे में और डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर हम आगे समझे इसे, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया कैन बी अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर दोज लुकिंग टू ग्रो देयर वेल्थ। यानी कि लोगों को दो सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, एक इक्विटी की आप शेयर्स खरीद लो या फिर आप डेट इंस्ट्रूमेंट बाय कर लो, क्योंकि ये लोगों को एक अच्छा तरीका लगता है कि भाई हम जो है इस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाएंगे और यही नहीं अपनी वेल्थ को ग्रो भी कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड स्टॉक्स। अब इक्विटी में सिर्फ ये नहीं कि आप कंपनी के शेयर्स ही ले रहे हो, आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, मतलब वही हो गए शेयर्स बाय कर रहे हो, एंड म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि अगर आप किसी फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट शेयर्स को बाय करने में ही उस पैसे को लगाते हैं। वाइल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट में हमारा एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है। क्योंकि अगर हम किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारा पैसा ब्याज पे लगा रहे हैं। तो जब हम एफडी में पैसा लगाते हैं, यानी कि एक तरह से बैंक को पैसे दे रहे हैं एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, इस बात का मतलब भी यही होता है कि हम जो है वो पैसा कहीं ना कहीं बोरोवर्स को दे रहे हो जिनको उन पैसे की जरूरत है। क्योंकि बैंक वहां पे मीडिएटर की तरह काम ही तो करेगा। बैंक हमसे पैसा ले रहा है, हमें रिटर्न्स मिलेंगे एफडी के, लेकिन उस पैसे को जो बैंक है वो लॉन्ग टर्म उधार पे दे सकता है, तो वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का डेट फंड ही हो गया। इसके अलावा जो हमने बात की बॉन्ड्स के बारे में, तो बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं। गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, और जो कॉर्पोरेट है वो ही बॉन्ड्स इशू करते हैं जब उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो दोनों अपने अपने बॉन्ड्स को इशू करते हैं ताकि वो वहां से पैसा उठा सके और बदले में लोगों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट।
ठीक है, तो ये भी चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, व्हेन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जब हम बात करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, इट्स इंपॉर्टेंट टू केयरफुली रिसर्च एंड एनालाइज द कंपनी। तो जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो है रिसर्च करें अच्छे से कंपनी के बारे में, एनालाइज करें कंपनीज को, एंड फंड्स कंसीडरिंग एंड टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। और यही नहीं, हम जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, क्योंकि इसके बिना बहुत से लोगों को लॉस हो सकता है। हमेशा कहते हैं कि ना तो अपना पैसा एक सिंगल बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट हो गई, अगर वो खराब होगी सारा पैसा डूब जाएगा। ऐसे ही हमें अगर इक्विटीज में पैसा लगाना है तो हमें डिफरेंट इक्विटीज बाय करनी चाहिए, डिफरेंट शेयर बाय करने चाहिए, ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाए। तो वो हम ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं टू मिनिमाइज रिस्क। क्योंकि देखो, अगर आपने किसी एक एसेट क्लास में सारा पैसा लगा दिया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एसेट में, पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा दिया, तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो कंपनी गलती से भी नेगेटिव रिटर्न दे रही है, या फिर वो कंपनी खराब है फंडामेंटली, तो फिर वो आपको आपके सारे पैसे को उड़ा के लेके जा सकती है। इसलिए कहते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी लोअर रिस्क। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूं डेट इंस्ट्रूमेंट की, तो यहां पर रिस्क क्या होता है, कम होता है, बट ऑल्सो ऑफर लोअर रिटर्न्स। पर यहां पर रिटर्न्स भी कम होते हैं। मतलब अगर यहां पर रिस्क कम है तो यहां पे क्या है, रिटर्न्स भी तो कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट फ्री में सेफ मानता हूं और एफडी से बेटर मानता हूं। उसका एक रीजन पता है क्या है, आप बोलोगे डेट फंड में तो वो भी आता है, पर मैं यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स यूज कर सकते हो जो आपके पैसे को डेट फंड में डालते हैं, डेट फंड में यूज करते हैं। तो एक तो वहां पे ग्रोथ भले रीजनेबल मिलती है, बट लिक्विडिटी अच्छी होती है। जैसे एफडी में दिक्कत क्या है, लिक्विडिटी की, वहां पे लिक्विडिटी नहीं मिलती। अब कई लोगों को लिक्विडिटी का मतलब नहीं पता होगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि मैं जब चाहूं अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा एफडीज के साथ नहीं है। एफडी में अगर आपने एक फिक्स टेन्योर तक अपना पैसा अगर लॉक कर दिया, तो आप उस टाइम पीरियड के बाद ही अपना पैसा निकाल पाओगे, वरना आपको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा तो इसमें कोई केस नहीं है। किसमें, डेट फंड्स में, म्यूचुअल डेट फंड में, वहां पे आप एक पर्टिकुलर शायद 1 या 2 वीक के बाद आप कभी भी अपना पैसा वापस निकाल सकते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। इसका अगला पॉइंट क्या आता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड न्यूज टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी कि अगर मुझे अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, एक तो मुझे मार्केट के ट्रेंड का पता होना चाहिए कि फ्यूचर क्या है उस एसेट क्लास का, फ्यूचर क्या है उस कंपनी का, क्या फ्यूचर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये सब पता होना चाहिए। दूसरा, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में करंट में क्या चल रहा है, यानी कि मेरे पास अप टू डेट न्यूज होनी चाहिए कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है आखिरकार। इससे आपने देखा होगा कि जो जनरली ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो जिनका पेशा ही मेरे इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि कब किस एसेट क्लास में कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कब किस एसेट क्लास में कौन सी थ्रेट वाली बातें चल रही है जहां से पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ये सब चीजें चेक करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी हायर रिस्क। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम ज्यादातर हायर रिस्क में रखते हैं, बट ऑल्सो ऑफर पोटेंशियली हायर रिटर्न्स। बट यहाँ पे अच्छे हायर रिटर्न्स भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपनी का हिस्सा बनते हो, और कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, हम उतना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से। इसके अलावा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स बाइंग डेट सिक्योरिटीज, और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ डेट सिक्योरिटीज को बाय करते हैं इशूड बाय अ कंपनी और गवर्नमेंट, जिसे या तो एक कंपनी इशू कर रही है या गवर्नमेंट इशू कर रही है। व्हेन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एसेंशियली लैंडिंग मनी टू इशूअर एंड अर्निंग इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। तो अब इस बात को अर्निंग इंटरेस्ट, अब यहाँ पे समझते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हम बॉन्ड्स में करते हैं तो एसेंशियली लैंडिंग मनी, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने पैसे को उधार पे लगा रहे हैं, टू इशूअर एंड अर्निंग इंटरेस्ट, और वहां से हम सिर्फ क्या करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, इनके ब्याज में यहाँ पे क्या होता है, मिल जाता है। इसलिए जो बॉन्ड्स हैं वो भी किसका पार्ट है, डेट इंस्ट्रूमेंट का ही पार्ट है। अब 2 सेगमेंट हमने कंपेयर किए कि इक्विटीज में और बॉन्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इक्विटीज में रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, बॉन्ड्स में रिटर्न कम मिलते हैं, और इक्विटीज में रिटर्न ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है वो भी हाई रहता है, बॉन्ड्स में वो कम रहता है, मतलब रिस्क लो हो जाता है बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। और दोनों ही इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी है, डिपेंड करता है हम अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम अपने रिस्क के किस स्टेज पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ अपने हर एक वीडियो में, मैंने बताया भी प्रीवियस कुछ वीडियोस में
कि एज पे भी डिपेंड करता है मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मेरी एज कम है, मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो मैं अपने पैसे को ज़्यादा स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, ज़्यादा बॉन्ड्स में लगाने के बजाय, क्योंकि बॉन्ड्स क्या है, भले एक सेफर इंस्ट्रूमेंट है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा मुझे वहाँ पे, कम मिलेगा। इक्विटीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ओल्ड एज पर्सन होगा तो वहाँ पे मेरी सलाह क्या रहेगी कि भाई वो जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा रखे, डेट इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा रखे और इक्विटीज़ में कम रखे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव की। तो भाई डेरिवेटिव मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, खासकर ट्रेडर्स के लिए। और यहाँ पे कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन सबकी बात करेंगे आने वाले वीडियो में। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। देखो, डेरिवेटिव मार्केट की जब हम बात करते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में, यानी कि बायर और सेलर अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक पर्टिकुलर एसेट को लेके, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि बिना एसेट के डेरिवेटिव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट होता है और जो डेरिवेटिव है उसका प्रीमियम बढ़ेगा या कम होगा वो डिपेंड करता है वो अंडरलाइंग एसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो डेरिवेटिव वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं who value depend on derived from some underlying asset, जिसकी वैल्यू या तो डिपेंड करती है या डिराइव की जाती है उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट से जिस पर वो डिपेंड करता है। द अंडरलाइंग एसेट कैन बी रियल एसेट। वो अंडरलाइंग एसेट जो है वो रियल एसेट भी हो सकता है, सच एज कोमोडिटीज, गोल्ड एटसेट्रा। जैसे कि कोमोडिटीज की बात कर ली हमने, गोल्ड की बात कर ली एटसेट्रा। अ डेरिवेटिव डज नॉट हैव इट्स ओन फिजिकल एग्जिस्टेंस। डेरिवेटिव का अपना कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इमर्जेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। मैंने बोला ना कि डेरिवेटिव का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट पे जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। अगर वो एसेट ना हो तो डेरिवेटिव की कोई वैल्यू नहीं है। इट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यानी कि जो भी अंडरलाइंग एसेट है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। Hence, return from derivative instrument depends upon return from underlying assets। तो आप कैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग एसेट जो है जिस पे वो डेरिवेटिव डिपेंड करता है उसके प्राइस पे। जो हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो डेरिवेटिव बहुत से टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एग्जांपल दूं आपको तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दो ऐसे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो डेरिवेटिव के नाम पे ट्रेड किए जाते हैं, जहां पे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कैसे करते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं सबके बारे में बात करूंगा। एग्जाम्पल दिया है सिर्फ मैंने ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग एंड एक तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों ही डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट होता है। यानी कि हम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है और अलग अलग स्टॉक्स भी, सबके तो नहीं, अगर कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर उसके मार्केट में अच्छी वैल्यू है तो जो हमारे पास हमारा जो सेबी है या फिर जो एनएससी है, फिर जो बीएससी है, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो एनएससी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो हमें परमिशन देते हैं कि हम उनके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस के भी और फ्यूचर्स के भी, ठीक है। तो उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर। अब बात है ये ऑप्शन ट्रेडिंग काम किस तरीके से करता है। अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो वैसे तो काफी अच्छा खासा टॉपिक है ये, जब आएगा ब्रीफ में मतलब आगे आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा मैं। अभी ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं ना तो वो डिपेंड करता है कि वो जो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं निफ्टी 50 के ऑप्शंस को देखता हूं तो वहां पे वो दो ऑप्शन दिखेंगे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जिस पर्सन ने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा इस बात का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट की तरफ बुलिश है। अगर मार्केट अपना प्राइस बढ़ाएगी, मार्केट का जब प्राइस बढ़ेगा तो जो कॉल है उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बियरिश होते हैं, यानी कि वो पुट ऑप्शन खरीदते हैं कि अगर मार्केट गिरेगी तो उनको प्रॉफिट होगा, तो देखते हैं कि भाई मार्केट अब नीचे आएगी तो वो पुट खरीद लेते हैं। और पुट कब बढ़ता है, जब मार्केट गिरती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जब लोग खरीदते हैं जब वो चीज, वो पर्टिकुलर एसेट बढ़ने वाला होता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, वरना कॉल का प्रीमियम कम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर पुट की बात करूं तो पुट जब लोग खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि वो पर्टिकुलर एसेट अब अंडर परफॉर्म करेगा, गिरेगा, तो जब वो गिरता है तो पुट क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। लेकिन दिक्कत क्या, अगर वो गिरने जब बढ़ गया तो पुट भी क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। तो उल्टा रिलेशन होता है, कहना भी समझ सकते हो कि कॉल लोग बढ़ने पे खरीदते हैं और पुट गिरने पे खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि गिरेगी।
तो इनके बारे में वैसे मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में आएंगे इसी चैप्टर के आने वाले पार्ट्स में। तो ये मैंने सिर्फ आपको डेरिवेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। अब समझते हैं डेरिवेटिव्स इंक्लूड, डेरिवेटिव कौन कौन से इंक्लूड करती है। जैसे पहला पॉइंट देखो, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जब हम एक सिक्योरिटी की बात करते हैं, कहां से, एक डेट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, शेयर हो गया, लोन हो गया, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, रिस्क इंस्ट्रूमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब किसका पार्ट है, डेरिवेटिव्स का पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइसेस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिफरेंट एसेट्स के प्राइस पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जो भी वो सिक्योरिटी अंडरलाई कर रहा है। तो क्योंकि डेरिवेटिव अलग अलग एसेट क्लास का अलग अलग होता है, तो इसलिए उनके प्राइसेस के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव मार्केट है वो काम करती है, ऑप्शन फ्यूचर उनके प्राइस के अकॉर्डिंग काम करती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में और थोड़ा समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट को और ज्यादा डीप में। ठीक है, तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतार सकता है बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।